हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेडीसी नर्सिंग क्लासेस में। एंड मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नॉट सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम आगे अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप कि आप कंटिन्यूसली डेडिकेटेडली आप अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने सपने को साकार करने के लिए। अपना जो नर्सिंग ऑफिसर नॉट सेट का जो सपना आपने देखा है, उसके लिए आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो चुका है। और आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा मैं कि नॉट सेट अगर आपको पाना है तो आपके पास क्या है, एक मोटिवेशन जरूर होना चाहिए, एक नीड होनी चाहिए, एक मोटिव फैक्टर जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको ये दे देता हूं कि अगर आपके पास डेडिकेशन है तो बड़े से बड़ा काम हो सकता है। आपने यहाँ पे मूवी का एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, आपने जो है मांझी द माउंटेन मैन मूवी देखी होगी, तो उसमें जो एक्टर थे, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर थे, वो एक पूरा पहाड़ को, पूरी चट्टान को तोड़ देते हैं। एक अकेला आदमी पूरी चट्टान तोड़ देता है उसका रास्ता बनाने के लिए, उस गांव के लिए रास्ता बनाने के लिए, ताकि लोगों को हॉस्पिटल से एक्सेस मिल सके। ठीक, क्योंकि उसकी लव्ड वाइफ क्या है, वो वहां पे क्या हो गया था, उसका उसी पहाड़ पे डेथ हो गया था जब वो क्रॉस कर रहा था। तो उसके पास एक मोटिव था। एक आदमी ने पूरा चट्टान तोड़ दिया अपना रास्ता बनाने के लिए, तो आप भी अपना रास्ता बनाने के लिए नॉट सेट क्रैक कर ही सकते हैं। जब एक आदमी ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया, तो ये क्या पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है? तो नहीं है। नॉट सेट का सपना को आपको साकार करने के लिए अपनी रोड खुद ही बनानी है, अपना रास्ता खुद ही बनाना है। कंटिन्यू करते हैं सेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ओपॉइड टॉलरेंस डेवलप्स रैपिडली टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। किसका क्वेश्चन आ गया है? एक्सेप्ट पूछा है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट पूछा है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन में ओपॉइड टॉलरेंस डेवलप्स रैपिडली। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ओपॉइड से क्या क्या जो टॉलरेंस के साइन एंड इंडिकेशंस होते हैं वो डेवलप होंगे, और इनमें से ऐसा कौन सा चीज है, कौन सा ऑप्शन है जो कि रेजिस्टेंट डेवलप नहीं करेगा ओपॉइड के खिलाफ। अब यहाँ पे जब ओपॉइड की बात आती है, तो व्हेन समवन इज टेकिंग ओपॉइड कंटिन्यूअसली, और ओपॉइड का जो उनका रीजन रहता है लेने का, वो क्या है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हु आर प्रोन टू गेट ओपॉइड्स, हु लाइक टू टेक ओपॉइड्स, और जो स्टार्टिंग करते हैं ओपॉइड्स की, तो उनमें क्या है, यूफोरिया देखने को मिलता है। यूफोरिया क्या देखने को मिलता है? यूफोरिया का क्या मतलब है यहाँ पे? ये क्या है? अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, तो इट्स नॉट अ फीलिंग, जस्ट अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ यूफोरिक स्टेज, एक्सट्रीम स्टेट, जहां पे ओपर्ड लेने के बाद एक इंडिविजुअल एक अच्छा फील करता है, एक हैप्पी फील करता है, स्ट्रेस लाइफ फील करता है, तो उसको यूफोरिया यहाँ पे उसका डिनोशन है। दूसरा है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जब पेशेंट ओपॉइड लेता है तब उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। जब इंडिविजुअल कोई क्लाइंट लेता है, उसके अंदर भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। बात आती है तीसरा सिडेशन की, तो ऑब्वियसली ओपिएड का डायरेक्ट इफेक्ट क्या है? सिडेट करना, तो ये इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे? कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल को हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? मियोसिस बोलते हैं। किसको? कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स को। तो यहां पे पूछ रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है जो कंटिन्यूअस ओपॉइड लेने के बाद उसके खिलाफ टॉलरेंस या रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करेगा। इसको कैसे समझते हैं कि जब जब ओपॉइड एक पेशेंट लेगा तो उसको यूफोरिया होगा, वो क्या होगा? हैप्पी स्टेट फील करेगा। बट अगर बार बार लेता रहेगा तो यहां पे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। हर बार ओपॉइड लेने के बाद वो कम, मतलब लेस हैप्पी फील करेगा, लेस अफेक्ट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉलरेंस डेवलप हो गया है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की भी यही सीधी सीधी कहानी है। बार बार ओपॉइड का यूज करने की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी रेजिस्टेंस में जाता है, और ये भी कम देखने को मिलता है। बात करें सिडेशन की, बार बार ओपॉइड लेने से कम सिडेशन होगा, डोज बढ़ानी पड़ जाएंगी ओपॉइड्स की ज्यादा सिडेट करने के लिए।
बट यहाँ पे अगर कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल की बात आए जिसको मायोसिस कहते हैं, तो यहाँ पे इसमें डेवलपमेंट नहीं करना, यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल में आपको रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगा, चाहे एक क्लाइंट, एक इंडिविजुअल बार बार ओपोइड्स का यूज करे। क्या ओपोइड्स का यूज करे? ईयर मतलब आंखों में यूज करे फॉर सम सर्जरी, फॉर सम मेडिकल पर्पस, जिससे कि क्या होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं प्यूपिल, जिसको हम मायोसिस बोलते हैं। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन ही आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। डेवलपमेंट आपका रेजिस्टेंस, जो टॉलरेंस डेवलप होगा वो यूफोरिया होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, सेडेशन में होगा, बट ये हर बार सेम रहने वाला है, चाहे कितनी बार ओपोइड यूज करे पेशेंट, ये हर बार सेम रहेगा। हर बार ओपोइड का यूज करने से प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, म्यूसिस वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन सीकेडी? सीकेडी का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? सीकेडी का मतलब यहाँ पे है, सीकेडी का मतलब यहाँ पे है, सीकेडी का मतलब है यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो क्रोनिक किडनी डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया है कि सीकेडी में इन सब में से विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज? नॉट है यहाँ पे, नॉट है, एक्सेप्ट, नॉट, एक्सेप्ट वन, ठीक, इफ, एनी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चंस में ध्यान से देखनी है। एक वर्ड का ही यहाँ पे यूज होता है इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करके, और पूरा का पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट घूम जाता है। तो बहुत ध्यान से नॉट और एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं। तो क्या पूछ रहा है, क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी में इनमें से कौन सी ड्रग यूज नहीं करेंगे? ठीक, तो जनरली क्रोनिक किडनी डिजीज में हम क्या करते हैं, हम डायरेटिक्स पेशेंट को देते हैं। हम क्या देते हैं पेशेंट को? डायरेटिक्स देते हैं, जिससे पेशेंट का यूरिनेशन बढ़े, जिससे पेशेंट को पॉलीयूरिया हो। बात करते हैं हम इन ड्रग्स में देखने की कि ये ड्रग्स हैं कौन कौन सी। तो फ्रूसेमाइड हमारी क्या है, ये हमारे डायरेटिक्स है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड डायरेटिक है। स्पाइरोनोलैक्टोन डायरेटिक नहीं है ये, ठीक, ये हमारी डायरेटिक नहीं है। क्लोरथैलिडोन ये भी हमारी डायरेटिक है। अब अगर बात करते हैं तो फ्रूसेमाइड की, तो फ्रूसेमाइड कैसी डायरेटिक है भाई? ये हमारी लूप डायरेटिक की क्लासिफिकेशन में आता है। लूप डायरेटिक हमारे पास होते हैं, थायाजाइड डायरेटिक हमारे पास होते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक हमारे पास होते हैं। फ्रूसेमाइड लूप डायरेटिक है। आपने जनरली हॉस्पिटल में जितने लोग काम करते हैं, ज्यादातर आपने क्या देखा होगा, लेसिक्स नाम से बहुत फेमस है। लेक्सिस के अंदर फ्रूसेमाइड होता है। तो लेसिक्स मतलब एल, लूप मतलब एल, तो याद कर लेना, फ्रूसेमाइड मतलब लूप डायरेटिक। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड लगा हुआ है यहाँ पे थायाजाइड, तो ये कैसी है, थायाजाइड डायरेटिक है। बात करते हैं इसकी क्लोरथैलिडोन, ये भी क्या है, ये भी थायाजाइड डायरेटिक है। थर्ड जनरेशन, एक नई रिफाइन थर्ड जनरेशन थायाजाइड डायरेटिक है। थायाजॉइड क्लास का ही डायरेटिक है। अब बात करते हैं हम इस वाली ड्रग का, ये जो हमारा ये वाला जो ड्रग दिया हुआ है जिसका नाम यहाँ पे है स्पाइरोनोलैक्टोन। तो ये जो हमारा ड्रग है ये हमारा डायरेटिक नहीं है। ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से लिख लेना, नोट कर लेना, मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कैसी ड्रग है ये, क्या है ये ड्रग भाई? ये ड्रग क्या है, मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। किस लिए यूज होती है ये, वो भी लिख लीजिए। ये हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में, हाई बीपी में, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर्स में इसको हम स्पाइरोनोलैक्टोन को यूज करते हैं, जो कि क्या है हमारी, जो कि हमारी है मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मिनरल कॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, हाइपरटेंशन को कम करती है। तो यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज में इसका कोई काम नहीं है, हम यहाँ पे नहीं देंगे। सारी ड्रग डायरेटिक है, सारी डायरेटिक देंगे, इसको हम यहाँ पे नहीं देंगे। आंसर हो जाएगा हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रेनिटिनिन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्वेश्चन फिर से आ गया है, एक्सेप्ट के क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं भाई। यहाँ पे क्या पूछा गया है एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से इज एसोसिएटेड विद रेनिटिनिन एक्सेप्ट, इनमें से क्या चीज रेनिटिनिन से एसोसिएटेड है। ठीक, एक्सेप्ट एक के तीन चीजें रेनिटिनिन से एसोसिएटेड हैं।
4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, जिसमें से 3 चीजें तो रेनिटिडीन से एसोसिएटेड होंगी, उससे मिलती जुलती होंगी, उससे जो स्टेटमेंट है उसका रेनिटिडीन के लिए वो एकदम ठीक होगा, बट एक स्टेटमेंट, एक ऑप्शन उससे एसोसिएटेड, उससे मिलता जुलता रेनिटिडीन के लिए नहीं है। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, शुड बी टेकन विद एंटासिड। रेनिटिडीन की बात हो रही है यहाँ पर, रेनिटिडीन की बात हो रही है, और ये है क्या भाई हमारा, ये हमारा क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये क्या करता है, हमारा एसिडिटी को कम करता है, एसिड सिक्रेशंस को कम करता है। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि रेनिटिडीन शुड बी टेकन विद एंटासिड, रेनिटिडीन को एंटासिड के साथ लेना चाहिए, ठीक, जैसे हमारी ओमीपैराजोल, पैरापैराजोल। तो क्या बोल रहा है पहला पॉइंट कि रेनिटिडीन को एंटासिड के साथ लो। उसके बाद स्मोकिंग अफेक्ट्स द एक्शन, रेनिटिडीन का स्मोकिंग से अफेक्ट होता है एक्शन। तीसरा है साइड इफेक्ट्स ऑफ रेंटेक इज डायरिया, इसका साइड इफेक्ट क्या है, रेनिटिडीन या रेंटेक जिसको हम बोलते हैं ट्रेड नेम, इससे क्या होता है, इससे डायरिया होता है। डी क्या है, कंफ्यूजन डेवलप्स विद रेंटेक, रेंटिडीन या रेंटेक जो सेम है उससे कंफ्यूजन भी डेवलप होता है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक। शुड बी टेकन विद एंटासिड, स्मोकिंग अफेक्ट द एक्शन, स्मोकिंग क्या है, अफेक्ट करता है एक्शन किसका, रेंटिडीन का, ठीक, सही बात है बिल्कुल। साइड इफेक्ट्स ऑफ रेंटेक इज डायरिया, बिल्कुल ठीक है, डायरिया क्लासिकल क्या है, साइड इफेक्ट किसका, रेंटिडीन का, और उसके बाद जो आता है वो कंफ्यूजन आता है। डेवलप्स विद रेंटेक, कंटिन्यूअस रेंटेक थेरेपी पे जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म रेंटिडीन लेते हैं, उनमें कंफ्यूजन डेवलप होता है, उनमें डायरिया डेवलप होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, स्मोकिंग अफेक्ट करता है किसका एक्शन, रेंटिडीन का एक्शन, ये भी ठीक है। बात करते हैं शुड बी टेकन विद एंटासिड। अब एक तरफ तो हम H2 रिसेप्टर ले रहे हैं जो हमारा एसिडिटी को, एसिड सिक्रेशंस को कम कर रहा है, जो कि हमारा रेंटिडीन है। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एंटासिड ले रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या और भी चीजें हो सकती हैं अगर इनकी उस पे जाएं हम फार्माकोलॉजी पे। तो पर्टिकुलरली इन दोनों को साथ में जब आप लेंगे तो ये किस पे इफेक्ट डालती हैं, ये आपके एब्जॉर्प्शन पे असर डालेंगी। पेशेंट अगर एंटासिड और रेंटिडीन वगैरह सब साथ में लेगा तो क्या होगा, पेशेंट के जो गट में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए फीडिंग का, फूड का, वो कम हो जाएगा। तो ये चीज नहीं करते हैं, रेंटिडीन और एंटासिड को साथ में, शुड बी टेकन विद एंटासिड, साथ में नहीं लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुड बी टेकन विद एंटासिड। तो नहीं, एक्सेप्ट का था, नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, हमारा आंसर बन चुका है यहाँ पे ए, ठीक है। व्हाट विल यू डू टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ परक्यूटेनियस नाइट्रोग्लिसरीन। अब यहाँ पे किसके लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया है, सीधे सीधे नाइट्रोग्लिसरीन पे यहाँ पे फोकस किया है, किस पे फोकस किया है, नाइट्रोग्लिसरीन पे। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है, नाइट्रोग्लिसरीन हमारी वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करेगी, बीपी को कम कर देगी, ब्लड प्रेशर को कम कर देगी, प्री लोड आफ्टर लोड कम कर देगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखा क्या है और कौन से पेशेंट में दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन, किसकी चॉइस ऑफ ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ये नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है हमारी एंजाइना में। किसमें दी जाती है भाई, एंजाइना में दी जाती है, क्योंकि जो आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो गई है, चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो जिसमें प्लेग फॉर्मेशन होता है, थ्रोम्बोसिस या कहीं से एम्बोलिज्म आ गया है, ब्लॉक कर दी है आर्टरी, उसकी वजह से हो, एन्यूरिज्म रप्चर हो गया है उसकी वजह से हो, ठीक, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन जब पेशेंट लेगा तो उसकी जो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक थी वो क्या होगी, डायलेट हो जाएगी, वो बढ़ जाएगा, डायमीटर उसका बढ़ जाएगा, ब्लड अच्छे से फ्लो होगा किसकी तरफ, मायोकार्डियल लेयर की तरफ। और वहां पे जो नेक्रोसिस होने वाला है, जो नेक्रोसिस की वजह से पेन हो रहा है, और नेक्रोसिस की वजह से पेन क्यों होता है, क्योंकि मायोकार्डियल लेयर जब डेथ होता है उसका, तो उसमें से एडिनोसिन नाम का केमिकल निकलता है, एडिनोसिन। कौन सा केमिकल निकलता है भाई, एडिनोसिन नाम का केमिकल, एंजाइम बोल सकते हो, वो निकलता है। और ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है किसको, नोसिसेप्टर्स को, नोसिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है। नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जो पेन की हमारा क्या है, नर्व सिग्नल्स को क्या करते हैं, ब्रेन को कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या होगा, मायोकार्डियल लेयर का डेथ होगा, वहां से एडिनोसिन रिलीज होगा, नोसिसेप्टर को ट्रिगर करेगा, पेशेंट को पेन होता है, सीवियर पेन होता है चेस्ट में, जिसको एंजाइना
बोला जाता है। ठीक, अब इसमें से बोला क्या जा रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन का परक्यूटेनियस के बारे में बात की जा रही है। जनरली नाइट्रोग्लिसरीन का जो रूट होता है जो हम देते हैं वो आपको सभी को पता होगा, सबलिंगुअल देते हैं, अंडर द टंग देते हैं। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, परक्यूटेनियस नाइट्रोग्लिसरीन की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे परक्यूटेनियस पैच लगाया गया है पेशेंट के, या इस केस में परक्यूटेनियस नाइट्रोग्लिसरीन में पेशेंट के पैच लगा दिया जाता है। स्किन पे, गले पे, यहाँ पे हमारा अंडर आर्म्स पे, बैक पे क्या है, क्या कर दिया जाता है, पैच लगा दिया जाता है, जिससे कि धीरे धीरे क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब हो जाए पेशेंट की बॉडी में और वो वैसोडायलेटर इफेक्ट दे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस पैच को जब आप लगाओगे तो आप इन चारों में से व्हाट विल यू डू टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, इस पैच से नाइट्रोग्लिसरीन का एब्जॉर्प्शन पेशेंट में ज्यादा अच्छे से हो, उसके लिए आप इन चारों में से क्या करोगे। पहला है अप्लाई नियर हार्ट, कि भाई हार्ट को टारगेट कर रहे हैं, हार्ट के पास ही पैच लगा दिया। दूसरा, अप्लाई इन नॉन हेयरी एरिया, मतलब जहां पे हेयर्स नहीं है वहां पे हमको अप्लाई करना है। अप्लाई ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस, बोनी प्रोमिनेंस मतलब क्या है, बोनी प्रोमिनेंस मतलब कि जहां पे हमारे बोन थोड़ा सा प्रोमिनेंट रहते हैं, जैसे कि हमारा रिस्ट एरिया है, एल्बो एरिया है, शोल्डर एरिया है, क्लेविकल एरिया है, तो हमारे यहाँ पे बोन क्या है, प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंस है, तो वहां पे आप पैच लगा दो को बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वहां पे नाइट्रोग्लिसरीन का। अप्लाई ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन पे लगा दो, बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, वहां से क्या हो जाएगा, बढ़िया एब्जॉर्प्शन होगा नाइट्रोग्लिसरीन का। अब इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि भाई हार्ट के पास, अब हार्ट के पास लगाने से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब सीधे हार्ट में तो जाएगा नहीं नाइट्रोग्लिसरीन, अगर हम हार्ट के साइड में, हार्ट के साइड पे एनाटॉमिकल पोजीशन पे हम लोग पैच लगा देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे हार्ट के अंदर ही चला जाएगा, तो ये क्या है, लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से ठीक नहीं है। अप्लाई ओवर बोनी प्रोमिनेंस, तो बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर लगाएंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे परक्यूटेनियस एरिया जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे लगाना चाहिए। ये वाला एक ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन ये बचा भाई एब्डोमिनल में बहुत अच्छा हमारा क्या है, सबक्यूटेनियस है, फैट्स लेयर है, परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन बढ़िया से होगा, वहां पे एरिया भी बड़ा है, सरफेस एरिया भी बड़ा है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो सही हो रहा है वो हो रहा है अप्लाई इन नॉन हेयरी एरिया। ध्यान से समझना, सुनना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं, यहां पे एक इंडिकेशन है, यहां पे एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ लेना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करा जाता है जहां पे आपको लग रहा है कि दोनों ठीक लग रहे हैं, दोनों ही अल्टीमेटली ठीक है। ठीक, बात हो रही है यहाँ पे अप्लाई ऑन एब्डोमेन। दूसरा ऑप्शन है अप्लाई इन नॉन हेरी एरिया, यहाँ पे क्या बोला गया है कि नॉन हेरी एरिया में लगाना है। ठीक, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जहां पे हेयर नहीं हो वहां पे लगाना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेट कर रहा है कि हेयरी एरिया में आपको नहीं लगाना है। जहां पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन का कोलैबोरेशन होता है सेंटेंसेस में, उस वाले क्वेश्चन, उस आंसर को, उस एमसीक्यू को आपको चूज करना है 110%। क्यों, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि हेरी एरिया पे नहीं लगाना है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनने वाला है वो आपका बनने वाला है बी, अप्लाई इन नॉन हेरी एरिया। कहीं पे भी लगाइए, हेरी एरिया में तो बिल्कुल नहीं लगाना है, जहां पे बाल बहुत ज्यादा होंगे वहां पे लगाएंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन हेरी एरिया में लगाइए। ठीक, यहां पे आपको ऐसी सिचुएशंस में आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन में क्या है, कोलिजन, कोलैबोरेशन वाला स्टेटमेंट्स जो आते हैं वो आपको ढूंढने होते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट हैज ब्लड प्रेशर ऑफ 150/88। क्या है भाई हमारा यहाँ पे कितना ब्लड प्रेशर है पेशेंट का, 150/88 है हमारा ब्लड प्रेशर है पेशेंट का। पल्स कितनी है, पल्स 86 है, एंड रेस्पिरेशन इज 20। वाइटल साइन पहले ही आपके सामने रख दिए हैं क्वेश्चन ने, ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेशन सारा का सारा रख दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन बाय आईवी रूट, मतलब क्या है, यहाँ पे जो पेशेंट के वाइटल साइन आपको दिए थे उसको एडमिनिस्टर्ड कर दिया गया है नाइट्रोग्लिसरीन। कैसे करा गया है, आईवी रूट से एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है नाइट्रोग्लिसरीन का
प्रीवियस एमसीक्यू में जस्ट हमने बात करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। अब इस ड्रग कौन सी, नाइट्रोग्लिसरीन का क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होगा। क्वेश्चन ना तो साइड इफेक्ट पूछ रहा है, ना एडवर्स इफेक्ट पूछ रहा है, ना तो टॉक्सिसिटी पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स पूछ रहा है। जिस काम के लिए नाइट्रोग्लिसरीन बनी है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं व्हेन यू एडमिनिस्टर द नाइट्रोग्लिसरीन टू द पेशेंट, सेम वही पूछ रहा है कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन रहेंगी। ठीक, पेशेंट का बीपी 160/70 हो जाएगा, पल्स 98 हो जाएगी, रेस्पिरेशन 20 हो जाएगी। सेकंड है बीपी 90/60, पल्स 48, रेस्पिरेशन 24। बीपी यहाँ पे 88/56, पल्स 92 हो गई है, टैकीकार्डिया हो गया है, रेस्पिरेशन 20 है। ठीक, बीपी यहाँ पे 170/82, पल्स 60, रेस्पिरेशन 24। ये क्वेश्चन आसान है, ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी हैं। ठीक, ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी हैं। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगा नाइट्रोग्लिसरीन का, तब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आपको हो ही सकता है। अब बात अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नाइट्रोग्लिसरीन की, थोड़ी सी अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो नाइट्रोग्लिसरीन करती क्या है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन है जो हमारी, ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या काम करता है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, ये क्या करता है, वेजोडाइलेटर है। ठीक, ये क्या है हमारा, वेजोडाइलेटर है। अब वेसल्स डायलेट करेगा, वेजोडाइलेटर है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, प्रीलोड और आफ्टर लोड। प्रीलोड और जो आफ्टर लोड है वो कम हो जाएगा, ध्यान रखना, कम हो जाएगा। ये चीज कम हो जाएगी, अगर ये चीज कम हो जाएगी तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पेशेंट में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट है। पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दी, वेजोडाइलेशन हुआ, वेजोडाइलेटर था क्योंकि प्री एंड आफ्टर लोड कम हुआ किसका, हार्ट में ब्लड का, और पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर लो हो गया, क्या हो गया, बीपी पेशेंट का कम हो गया। ठीक है, पेशेंट का बीपी कम हो गया। अब पेशेंट का जो बीपी कम होता है यहाँ पे, तब थोड़े टाइम के लिए जो पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है उसके अंदर बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करती है, जिससे कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे पेशेंट में थोड़ी देर के लिए टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, कैसे देखने को मिल सकता है, 90 बीट पर मिनट से ऊपर कुछ टाइम के लिए रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेंशन हुआ है, इसकी वजह से तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलाता है, क्या चलाता है, टैकीकार्डिया चलाता है। ठीक, तो जनरली क्या देखने को मिल रहा है नाइट्रोग्लिसरीन में, बीपी कम और हार्ट रेट थोड़ी सी ज्यादा, रेस्पिरेशन हल्की सी बढ़ भी सकती है, लेकिन जनरली न्यूट्रल रहती है, नॉर्मल रहती है। ठीक, तीन चीजें हमारे पास आ गई नाइट्रोग्लिसरीन की, ब्लड प्रेशर कम, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज्यादा, न्यूट्रल हमारा रेस्पिरेशन, न्यूट्रल या हल्का सा अगर बढ़ा हुआ होगा, जनरली न्यूट्रल रहता है। वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो तीन चीजें बताई हैं उनको मत भूलना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे वरना। पेशेंट का क्या था, पेशेंट के सारे यहाँ पे पहले मैं पैरामीटर ही लिख देता हूँ, पेशेंट के पैरामीटर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पेशेंट का यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या है, 155/88। ठीक, पेशेंट का पल्स कितना है, पेशेंट का पल्स है 86 बीट पर मिनट। ठीक है, और पेशेंट का रेस्पिरेशन कितना है, पेशेंट का रेस्पिरेशन 20 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी पैरामीटर्स आपके पास हैं, वाइटल साइंस के वाइटल पैरामीटर। नाइट्रोग्लिसरीन दी है, तीन चीजें अभी बताई थी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ब्लड प्रेशर कितना है, इधर आ जाता हूं मैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ब्लड प्रेशर कितना है, 155/88 ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नाइट्रोग्लिसरीन दी है, इससे तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर डेफिनेटली कम होने वाला है। तो यहाँ पे बीपी कितना है, 160/70, इससे तो बड़ा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो अभी के लिए हम इसको ऑप्शन को कट कर दे रहे हैं। क्यों कट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। यहाँ पे ब्लड प्रेशर हमारा कम नहीं हुआ है, और अल्टीमेटली और क्या हुआ है, बढ़ गया है यहाँ पे ब्लड प्रेशर हमारा। ठीक, अभी के लिए इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हुआ है,
यहाँ पे पल्स भी कम हुआ है, मतलब यहाँ पे ब्रेडिपीनिया हुआ है और नाइट्रोग्लिसरीन का पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन जब होता है तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलाएगी। तो यहाँ पे तो क्या होना चाहिए था भाई, थोड़ा सा टैकीकार्डिया होना चाहिए था, रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, ब्रेडिकार्डिया है, कम हो गया है, तो अभी के लिए इसको कट कर दे रहे हैं। दूसरा तीसरा क्या है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हुआ है 88/56, ठीक है। पल्स हमारा बढ़ गया है, ठीक है, टैकीकार्डिया हो गया है। रेस्पिरेशन हमारा 20 है, जैसा हमारा 20 यहाँ पे था ऐसे ही 20 है। पल्स हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है 86 से। ब्लड प्रेशर हमारा 155 था और यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अभी तक ये ठीक लग रहा है इन दोनों में से। बात करते हैं फोर्थ की। ब्लड प्रेशर 170/82 कितना था पेशेंट में, पेशेंट में था 155/88, यहाँ पे तो बढ़ गया है और नाइट्रोग्लिसरीन का। पल्स क्या हो गई है, 60 हो गई, यहाँ पे कितनी थी 86, पल्स भी क्या हो गई है, बढ़नी चाहिए थी, यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आई थिंक ये स्लाइड मिस हो गई है, बट आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे जो करंट हमारा ये जो ऑप्शन है हमारा सी जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन मारा जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाथवेज, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ अ नाइट्रोग्लिसरीन, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ बॉडी टुवर्ड द नाइट्रोग्लिसरीन। तीन चीजें नहीं बोलनी है। पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा, पेशेंट का थोड़ा सा टैकीकार्डिया होगा, ब्रेथ बढ़ सकती है या न्यूट्रल ले सकती है। अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो बिल्कुल भी नहीं उसको भूलने वाले हो, नहीं परेशान होगे उसमें बिल्कुल भी। ठीक, चलिए अगला है हमारा, इफ देयर इज अ कंट्रोल ओवर ड्रग्स एंड सिगरेट्स शॉप्स अराउंड स्कूल इट इज एम्ड एट। क्या पूछा है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, इसमें तो कोई मेडिकल सर्जिकल, कोई ओबीजी, किसी तरह का मेंटल हेल्थ नर्सिंग नहीं दिख रहा है भाई। इसमें क्या पूछ लिया गया है, इफ देयर इज कंट्रोल ओवर ड्रग्स, अगर एक मान लिया जाए कि कंट्रोल हो किसके ऊपर, ड्रग्स के ऊपर और सिगरेट शॉप्स के ऊपर, कहाँ पे, अराउंड, अराउंड किस जगह पे, अराउंड स्कूल्स, स्कूल के आसपास अगर कंट्रोल हो जाए ड्रग्स के ऊपर और सिगरेट की शॉप्स जो दुकान है जहां पे सिगरेट बिकती है उनके ऊपर, तो ये वाली जो अप्रोच है ये इट इज एम्ड एट, तो ये क्या दिखा रहा है, ये सप्लाई रिडक्शन दिखा रहा है, डिमांड रिडक्शन है, हार्म रिडक्शन है, या फिर रिस्क रिडक्शन है। क्या है, रिस्क रिडक्शन है। तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है, यहाँ पे कंट्रोल करा जा रहा है, किसको कंट्रोल करा जा रहा है, ड्रग्स एंड सिगरेट शॉप्स पे, ड्रग्स एंड सिगरेट शॉप पे कंट्रोल करा जा रहा है। कंट्रोल कैसे करा जाएगा कि या तो उनको खुलने नहीं दिया जाएगा, कोई टाइम लिमिट हो जाएगी, या तो उनकी सप्लाई रोक दी जाएगी, उनको सिगरेट नहीं दी जाएगी, उनको ड्रग्स अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे। ठीक, या तो अगर किसी को ड्रग्स चाहिए जो कि सिडेटिव होते हैं जिससे सिडेशन हो सकता है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन वाला नॉर्म्स एंड नोन्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बना सकती है जो कि ऑलरेडी है। ठीक, बट स्कूल के अराउंड में और प्रोमिनेंटली स्ट्रिक्टली हो जाए। तो यहाँ पे अल्टीमेटली किस चीज पे टैकल हो रहा है, किस चीज पे अटैक हो रहा है, क्या एम है, यहाँ पे सीधा सीधा सप्लाई कट करी जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे थे सप्लाई रिडक्शन की। तो सीधा सीधा जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे सप्लाई पे अटैक हो रहा है, टैकल हो रहा है, सप्लाई रोकी जा रही है, सीधे सीधे सप्लाई रिडक्शन। बात करते हैं अगले सारे ऑप्शंस की, तो जैसे डिमांड रिडक्शन है, तो अगर इसमें क्या होता है, अगर इसमें मोटिव, ध्यान से सुनना, मोटिव और डिजायर, मोटिव और डिजायर को अगर ब्लॉक करा जाता है तो यहाँ पे डिमांड रिडक्शन होगा। बात करते हैं हार्म रिडक्शन की, तो यहाँ पे अगर किसी तरह से हार्म को कम करा जा रहा है, हार्म को कम करा जा रहा है, तो यहाँ पे हार्म रिडक्शन होता है। रिस्क रिडक्शन भी सेम है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को कम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो सीधे सीधे सप्लाई कम हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे डिमांड रिडक्शन में क्या होगा, डिमांड रिडक्शन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप स्टूडेंट को एजुकेट करें, स्कूल में, स्कूल एरिया में जितनी भी पब्लिक है या फिर जितना भी स्टूडेंट है या फिर जितने भी शॉप्स वाले हैं, दुकानदारी हैं, शॉपकीपर्स जो हैं, उनको आप एजुकेट करो, उनको आप हेल्थ एजुकेशन दो। ठीक, कि भाई ये चीज स्कूल के पास आप लोग थोड़ा कम बेचिए, या फिर आप लोग एक प्रोटोकॉल बनाइए, अपनी शॉप्स को 1-2 किलोमीटर के दायरे से स्कूल के बाहर रखिए, तो आप उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो। तो क्या है,
अगर आप स्टूडेंट को हेल्थ एजुकेशन दोगे, उनको बताओगे स्मोकिंग और ड्रग्स के इफेक्ट के बारे में, तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे किस पर अटैक हो रहा है, यहाँ पे सीधे डिमांड पे हो गया, मोटिव पे, उनकी डिजायर पे जो स्मोकिंग करने की थी उस पे आपने सीधे सीधे अटैक करा हेल्थ एजुकेशन देके, तो डिमांड ही नहीं होगी। हार्म रिडक्शन की बात करें, इसी सारे सिनेरियो के लेके बेसिस पे ही सारे ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। बात करते हैं हार्म रिडक्शन की। हार्म रिडक्शन कैसे करना है, निकोटिन की सिगरेट्स अवेलेबल है, ना तो हेल्थ एजुकेशन देना है, ना शॉपकीपर से कुछ बोलना है। स्मोकिंग वाली जो निकोटिन वाली सिगरेट होती है उनको बंद कर देना है स्कूल के आसपास। उसकी जगह क्या कर सकते हैं हम लोग, हर्ब्स वाली सिगरेट्स, उनका डुप्लीकेट ऐसा नहीं कि उनका निकोटिन कोई खराब या डुप्लीकेट, उनका डुप्लीकेट जैसे वहां पे उनको फीलिंग तो सेम है, बट दैट पर्टिकुलर सिगरेट्स और ड्रग्स हैव नो अफेक्ट, नो हार्म, तो वहां पे हार्म रिडक्शन कर सकते हैं। रिस्क रिडक्शन भी इसी बेसिस पे होता है। तो क्वेश्चन को समझना, सप्लाई और डिमांड वाले ज्यादा पूछे जाते हैं रादर देन रिस्क और हार्म। तो यहाँ पे सीधे सीधे डिमांड का भी बता दिया मैंने कि अगर सैंपल पे, सब्जेक्ट्स पे, पार्टिसिपेंट्स पे ही टैकल कर दिया जाए, सीधे सीधे उनकी सोच बदल दी जाए, उनका मोटिव बदल दिया जाए, उनका डिजायर ही बदल दिया जाए, तो वो क्या है, डिमांड का रिडक्शन। सप्लाई ही बंद कर दी आपने तो वो क्या है, सप्लाई रिडक्शन। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सप्लाई रिडक्शन, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है। पेशेंट विद डिजॉक्सिन शुड बी चेक्ड फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल एंड स्वीट डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। कैसा है, सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, वन लाइनर है, सीधे सीधे पूछ रहा है, ज्यादा परेशानी नहीं दे रहा है। परेशानी बिल्कुल नहीं दे रहा है। परेशानी होगी किसे इसमें, परेशानी उसको होगी जिसको डिजॉक्सिन के बारे में ही नहीं पता, उसको परेशानी हो जाएगी। ठीक, तो नॉलेज नहीं है तो फिर परेशान होना ही होना है। ठीक, बट टेंशन लेने की, चिंता करने की, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पे आपके साथ जेडीसी नर्सिंग खड़ा हुआ है, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। पेशेंट विद डिजॉक्सिन शुड बी चेक्ड, जो एक पेशेंट है जो कि डिजॉक्सिन थेरेपी पे है, डिजॉक्सिन ले रहा है। डिजॉक्सिन हमारी क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, डिजिटैलिस फैमिली की है। तो जो पेशेंट डिजॉक्सिन ले रहा है उसमें इन सब में से कौन से इलेक्ट्रोलाइट को आपको मॉनिटर करना है, चेक करना है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम। अब बात करते हैं डिजॉक्सिन की अगर थोड़ी सी, तो डिजॉक्सिन में आपको पहले भी मैंने बताया था, आपको पहले भी क्या बताया था कि डिजॉक्सिन की जब टॉक्सिसिटी होती है, कब होती है, जब पेशेंट में क्या देखा जाता है, पेशेंट में देखा जाता है हाइपरकैलीमिया। पेशेंट में हाइपरकैलीमिया देखा जाएगा। हाइपरकैलीमिया का मतलब क्या है, पोटेशियम बढ़ जाएगा भैया, पोटेशियम बढ़ जाएगा, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। तो पेशेंट के अंदर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी अगर पेशेंट को हाइपरकैलीमिया हो गया है। हाइपरकैलीमिया हो गया है, टॉक्सिसिटी होगी। टॉक्सिसिटी में डिजॉक्सिन की क्या देखे जाते हैं, क्वेश्चन तो आपका जो है यही सॉल्व हो गया था, आगे भी समझ लेते हैं। टॉक्सिसिटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। केजीएमयू की जो सीरीज है जो हमने स्टार्ट करी है, 500 एमसीक्यू, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें 100 हम ईच स्पेशलिटी से बता रहे हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। वहां पे मेडिकल सर्जिकल वाले में ये डिजॉक्सिन का पूरा समझा रखा है कॉन्सेप्ट, अच्छे से वहां जाके देख लेना, डिटेल में समझाया हुआ है। पेशेंट को क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी तो नोजिया होगा, पेशेंट को भाई वॉमिटिंग होगी, पेशेंट कंफ्यूज्ड रहेगा, पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, पेशेंट को टॉक्सिसिटी डिजॉक्सिन की जिसे उसको क्या होगा, कंफ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी, पेशेंट का वेट गिर जाता है। पेशेंट का क्या होगा, इर्रेगुलर हार्ट रिथम्स होते हैं, इर्रेगुलर हार्ट रिदम, ठीक, इरेगुलर हार्ट रिदम, डिसरिथमिया, अरिथमिया जो बोल सकते हैं आप। और क्या होगा, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है, पेशेंट का हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक, और क्या होता है, पेशेंट में विजन चेंजेस आते हैं, विजन चेंजेस में एक बहुत प्रोमिनेंट है ज़ेनथोप्सिया जिसे बोलते हैं। ज़ेनथोप्सिया बता चुका हूं केजीएमयू वाली क्लास में। ज़ेनथोप्सिया का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन एनोरेक्सिया के सामने लिखा है तो ये मत समझ लेना, अलग है ये, ठीक है। ज़ेनथोप्सिया का मतलब क्या है, पेशेंट के विजन में चेंजेस आते हैं, येलो ग्रीन कलर्ड विजन देखने को मिलता है। और क्या है, क्लासिकल साइन क्या है भाई डिजॉक्सिन का, पेशेंट को
हेलो दिखते हैं। हेलो मतलब पेशेंट का HALO हेलो साइन दिखता है। हेलो साइन मतलब क्या होता है भाई, एंजल्स वगैरह आपने देखी होंगी, परियां आपने उस पे देखी होंगी एनिमेशंस में, मूवीज में, तो उनके सर पे एक क्या है, गोल गोल सर्किल सा रहता है, उसको हेलो बोलते हैं। तो पेशेंट को ब्राइट लाइट की तरफ देखेगा या जनरली देखेगा तो उसको ऐसा विजन आता है, एक हेलो सा बन जाएगा उसकी आंख पे, तो ऐसा दिखेगा उसको। तो ये भी क्या है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की पहचान है। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा था कि पेशेंट को अगर हाइपर कैलीमिया होगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, पेशेंट का पोटेशियम बढ़ जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो भाई इनमें से पोटेशियम को पकड़ के रखना है, पोटेशियम पे नजर बना के रखनी है, मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, मॉनिटर छोड़ो, पेशेंट का पोटेशियम को क्या करना है, सर्विलेंस में रखना है, सर्विलेंस में रखना है। अब आप कहोगे सर मॉनिटर और सर्विलेंस में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप एक काम करिए, इस पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करिए, और एक आपसे कह रहा है इस पेशेंट के वाइटल साइन को आप सर्विलेंस में रखिए, दोनों में बहुत फर्क है। CCTV जब लगा होता है कहीं शॉप पे, मार्केट में, दुकान पे, मॉल में, घर के सामने, तो वहां पे एक पर्चा लगा होता है, स्लिप लगी होती है, जिसमें क्या लिखा रहता है, यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस। तो वहां पे तो लिखा नहीं है यू आर अंडर CCTV मॉनिटर, वहां पे सर्विलेंस का यूज हो रहा है। तो मॉनिटर और सर्विलेंस में क्या फर्क है, मॉनिटर इज जस्ट मॉनिटरिंग, यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर असिस्टिंग द वाइटल साइन, यू आर टेकिंग द वाइटल साइन, एक्शन कुछ नहीं लेना है, एक्शन कुछ नहीं लेना है, सिर्फ मॉनिटर करना है आपको। ठीक, बात करते हैं सर्विलेंस की। तो सर्विलेंस में क्या है, आपको मॉनिटर तो करना है, अगर कुछ गड़बड़ दिखती है आपको तो फिर आपको उसके लिए एक्शन भी लेना है। तो सर्विलेंस में रखना है पोटेशियम को, सर्विलेंस में रखना है, तुरंत मॉनिटर करना है, तुरंत कुछ होगा तुरंत डॉक्टर को बताना है, तुरंत डॉक्टर बोलेगा एक्शन होगा, सर्विलेंस में रहेगा हमारा पोटेशियम, मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यूअसली। अब आपसे मॉनिटर बोल ले या सर्विलेंस बोल ले, मतलब आपको समझा दिया है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे आंसर रहने वाला है पोटेशियम। यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, पोटेशियम। अच्छा, पेशेंट के अंदर जब हाइपर कैलीमिया होगा, एक चीज और बता देता हूं, पेशेंट के अंदर जब हाइपर कैलीमिया होगा तो ECG कैसी रहेगी, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, हाइपर कैलीमिया वाले पेशेंट में ECG कैसे रहेगी, ये भी बता देते हैं आपको। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे भरा हुआ है, थोड़ा सा टाइम की कमी है, थोड़ी सी टाइम की कमी है। जल्दी ही आपको ऐप पे, GDC नर्सिंग ऐप पे कोर्सेज लॉन्च करवाए जाएंगे, वहां पे भरपूर समय होगा, अच्छे से क्लास लेंगे, डिटेल में सारी की सारी नॉलेज, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिए जाएंगे। हाइपर कैलेमिया की ECG में क्या है, क्या देखा जाता है, पीक्ड T वेव देखी जाती है, पीक्ड T वेव देखी जाती है। और क्या देखा जाता है भाई, दूसरा क्या देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइडेंट हो जाता है, ब्रेथ उसका जो वाइड है, उसका जो विड्थ है वो बढ़ जाता है। जैसे कि ये हमारा एक क्या कहते हैं, नॉर्मल क्या है, ये हमारा ECG है भाई। ठीक है, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R है, ये हमारा S है, ये हमारा T है। तो यहाँ पे क्या है, पीक T वेव। तो क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो टी वेव है, ये जो टी वेव थी, इसमें पीकनेस देखने को मिलेगी, पीक टी वेव देखने को मिलेगी। और ये जो QRS का ये जो है एंगल, ये भी थोड़ा वाइड हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, मतलब ये जो एंगल है QRS का, ये भी आपको हाइपरकैलेमिया में पेशेंट के ECG में वाइड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मत भूलना, ध्यान रखना, ये दोनों चीज भी क्लियर आप लोगों को मैंने कर दी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लॉन्ग एक्टिंग एंटीजी, अ लॉन्ग एक्टिंग एंटीजी ड्रग मस्ट बी एडमिनिस्टर एट व्हाट टाइम फॉर पेशेंट विद नो नॉक्टर्नल एंजाइना। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है पहले। क्या कह रहा है पेशेंट क्वेश्चन, एक लॉन्ग एक्टिंग एंटीजी ड्रग है। अब ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग एंटीजी ड्रग, तो ये हमारा क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हमारी नाइट्रोग्लिसरीन की बात हो रही है, नाइट्रोग्लिसरीन की यहाँ पे बात हो रही है। कैसी है, लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, शॉर्ट एक्टिंग भी होती है। ठीक, डिजॉक्सिन भी लॉन्ग एक्टिंग होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है। नाइट्रोग्लिसरीन लॉन्ग एक्टिंग मस्ट बी एडमिनिस्टर एट व्हाट टाइम। एक पेशेंट है, पेशेंट कैसा है, पेशेंट नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल हमारा पेशेंट कैसा है, नॉक्टर्नल एंजाइना का पेशेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन है वो
जिस पेशेंट में हमारा नॉक्टर्नल एंजाइना है उस पेशेंट को आपको किस टाइम एडमिनिस्टर करनी है। एक पेशेंट को क्या है, नॉक्टर्नल एंजाइना। अब नॉक्टर्नल एंजाइना क्या है भाई, नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, ये नॉक्टर्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू नाइट। नाइट के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, जैसे कि नॉक्टर्नल क्या होता है हमारा, यूरिया होता, वो होता है आपका नॉक्टर्नल यूरिनेशन, मतलब बेबीज में ज्यादातर क्या होता है, रात में ही यूरिनेशन होता है, नॉक्टर्नल यूरिनेशन बोलते हैं। तो नॉक्टर्नल डिस्पीनिया होता है, रात में डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, तो नॉक्टर्नल मतलब नाइट। तो पेशेंट को एंजाइना है, जो कि जनरली रात में पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है, जिसकी वजह से हमको क्या देना है, लॉन्ग एक्टिंग निट्रोग्लिसरीन देना है। तो कब दोगे, किस टाइम देंगे, नून, इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग, बेड टाइम। भाई दोपहर में देंगे, शाम में देंगे, अर्ली मॉर्निंग देंगे, या सोते समय बेड टाइम देंगे। अब सीधे सीधे क्या है, नॉक्टर्नल मतलब नाइट, ठीक, रात में होता है, रात में होता है तो सुबह दोगे उसको, इवनिंग में दोगे, अर्ली मॉर्निंग दोगे, या बेड टाइम दोगे। तो रात में होता है तो कब देंगे उसे, बेड टाइम में देंगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है, गलत अप्रोच है। क्यों है, लिखा है यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन है, शॉर्ट एक्टिंग नहीं है, रैपिड एक्टिंग नहीं है। रैपिड एक्टिंग होती, शॉर्ट एक्टिंग होती तो बेड टाइम पे देते। भाई जिस टाइम सोने जा रहा है उस टाइम पे पेशेंट को आपको खिलाना है, जिससे कि रात भर ना हो। लॉन्ग एक्टिंग है, 48 आवर्स लॉन्ग एक्टिंग है, होती है। कब देना है अब आपको, यहाँ पे क्या ऑप्शन बनना चाहिए, रात में नहीं देंगे, शाम में भी नहीं देंगे, यहाँ पे कहाँ पे देंगे, सुबह सुबह बिल्कुल देंगे, सुबह सुबह देंगे। 12 आवर्स बिफोर देन नाइट, रात से 12 घंटे पहले, मतलब सुबह देंगे 12 घंटे, रात भर 12 घंटे सोएगा। 24 आवर होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग क्यों देते हैं, क्योंकि जब तक वो डिजोल्व होके एब्जॉर्प्शन होके पूरा फार्माकोडायनेमिक समझाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सीधे सीधे एक भाषा में बोल देता हूँ कि बेड टाइम पे जाके वो अपनी पीक पे पहुंचेगी, हाफ लाइफ पे पहुंचेगी, पीक पे पहुंचेगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो कब देना है उसको, अर्ली मॉर्निंग देना है, ताकि बेड टाइम पे जाके वो करेक्ट इफेक्ट अपना दिखाए। चलिए, एस्पिरिन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया है, किसका क्वेश्चन आ गया है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया है। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाएगा नोट सेट में। नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी पे टारगेट होगा, या तो क्या है एक्सेप्ट और नॉट में फंसाया जाएगा। और तीसरा क्या देखा था हमने लास्ट वाले में जो हम ओबीजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बड़े बड़े पैराग्राफिकल फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, उनसे भी बड़े बड़े उनके ऑप्शन सारे। तो या तो ऐसी वाली चीजों में ट्रिक होगी आपके साथ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, एस्पिरिन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑल, एस्पिरिन सबके लिए प्रेस्क्राइब होती है, एक्सेप्ट इनमें से एक ऐसा नहीं है जिसमें आपको एस्पिरिन नहीं प्रेस्क्राइब करनी है। एस्पिरिन क्या है, अब एस्पिरिन की बात कर लेते हैं। एस्पिरिन हमारा क्या है भाई, एस्पिरिन हमारा एंटी प्लेटलेट है, ठीक है, क्या है, एंटी प्लेटलेट है, ठीक। तो एंटी प्लेटलेट की बात जब यहाँ पे आएगी, एंटी प्लेटलेट की बात जब आएगी, तो भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन में तो देते ही देते हैं, ताकि अगर प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसिस हो गया है, वहां पे एक्युमुलेशन हो गया है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एंटी प्लेटलेट एस्पिरिन देंगे, ताकि प्लेटलेट टूटे वहां पे और आगे सर्कुलेशन हो। बात करते हैं हम वहां पे स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक का मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रोक यहाँ पे क्या है, सीवीए है। स्ट्रोक क्या है, सीवीए। सीवीए क्या हो गया भैया, यहाँ पे सीवीए हो गया सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सीवीए क्या हो गया, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ पे भी कैसे होता है स्ट्रोक, जब यहाँ पे सेरिब्रल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो वहां पे भी एंटी प्लेटलेट का काम है, एस्पिरिन का यहाँ पे भी काम है। बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की। रीसेंट स्टडी में, अब आप लोग दो चीजों में कंफ्यूज हो गए, एक तो लिवर कैंसर, दूसरा आ जाएगा ब्रेन ट्यूमर, कि सर लिवर कैंसर में क्या काम है, ब्रेन ट्यूमर में क्या काम है। ठीक, इंटरनेट पे आप देखोगे, इंटरनेट पे डालोगे, दोनों में काम निकल के आ जाएंगे कि हाँ भाई लिवर कैंसर में भी यूज होती है, ठीक, बट ब्रेन ट्यूमर में भी यूज होती है। बट ऐसे नहीं करना है, चैट जीपीटी को हर कुछ नहीं पता, एआई को अभी सब कुछ नहीं पता है। वो डेटा एक पर्टिकुलरली एवरेज कॉमन लेंथ से निकाल के आपको प्रोवाइड करता है। इतना इंटेंसिफाई रिसर्च आर्टिकल्स को वो एवेल्युएट करके, असेस करके आपको डेटा नहीं देता है सारा,
ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इन दोनों में, तो रीसेंट स्टडीज की बात करता हूँ। कोविड के टाइम पे 2020 में स्कोपस का वॉल्यूम 3 जो पेपर रिलीज हुआ है रिलेटेड टू द मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर्स और उसकी मेडिसिन के बारे में, वहां पे लिखा गया है, वहां पे रिसर्च हुई थी, कोट हुआ है वहां पे कि ब्रेन ट्यूमर में एस्पिरिन जो है क्या कर सकती है, एक सपोर्टिव इफेक्ट दे सकती है। क्या कर सकती है? सपोर्टिव इफेक्ट दे सकती है। तो ब्रेन ट्यूमर में जनरली आप यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे। लिवर कैंसर का अभी यहाँ पे कहीं पे भी कोई ऑथेंटिसिटी किसी पेपर किसी रिसर्च आर्टिकल में नहीं देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है लिवर कैंसर रहने वाला है। ये दोनों तो 100% है, एमआई और स्ट्रोक। ब्रेन ट्यूमर में मैंने आपको बता दिया है लिवर कैंसर आपका यहाँ पे एक्सेप्ट वाला सीधा सीधा ऑप्शन हो गया है। ठीक, देखिए ये आया बढ़िया क्वेश्चन बड़ा, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था मैं कि भाई पैराग्राफिटिकल फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत परेशान करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। कुछ भी परेशानी नहीं होगी, एक एक चीज को अच्छे से सॉल्व कर देंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें और भी होगी उसको भी ड्राइव करके उससे भी नया क्वेश्चन बना के वो भी आपको बता दिया जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे क्वेश्चन? A 35-year-old farmer, सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट करते चलो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट करते चलो। 35-year-old फार्मर है, 35-year-old फार्मर है, थोड़ा सा आराम से समझेंगे इसे। ब्रॉड टू इमरजेंसी, कहां पे लेके आए उसको भाई? इमरजेंसी डिपार्टमेंट ईडी में लेके आए। विद हिस्ट्री ऑफ मल्टी टाइम वॉमिटिंग, हिस्ट्री थी उसकी, क्या हिस्ट्री थी? मल्टी टाइम वॉमिटिंग, लूज स्टूल, ब्रेथलेसनेस फॉर 2 आवर्स, पूरे के पूरे सिम्टम्स दे दिए हैं। वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स एंड ब्रेथलेसनेस, पेशेंट इज हैविंग ब्रेथलेसनेस, लूज स्टूल एंड वॉमिटिंग 2 घंटे से हो रहा है। वाइल ही वॉज सलाइवेशन, वाइल ही वॉज, या और सिम्टम्स भी दिए हैं, सेलाइवेशन भी हो रहा है, इनवॉलेंट्री डिफिकेशन हो रहा है, पल्स रेट दे दिया है 46, बीपी दे दिया है हमारा। सारे की सारी इंफॉर्मेशन, सारे के सारे साइन सिम्टम, जितनी हिस्ट्री, जितना असेसमेंट, जितना वाइटल साइन क्वेश्चन दे सकता था, क्वेश्चन ने भरपूर कोशिश कर ली है आपको समझाने की, पूरा समझने की समझाने की कोशिश कर दी है कि सारी चीज दे दे रहा हूं, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, अब तो आंसर बता दो। ठीक, रेस्पिरेटरी रेट भी दे दिया, वाह, कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी फाइल उठा के दे दी पेशेंट ने, पेशेंट की आपको। प्यूपिल्स बायलेटरली कंस्ट्रिक्टेड, ट्विचिंग इन बायलेटरल मसल काफ, चेस्ट ऑस्कल्टेशन रिवील्ड बायलेटरल क्रैकर, व्हाट इज लाइकली पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का केस है, ये भी बता दिया, सब कुछ बता दिया आपको। इतने सारे साइन सिम्टम लिटरली मैंने भी नहीं देखे किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, हल्का सा चूक होगी, हल्की सी गलती होगी, सीधे सीधे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट में अभी तक मैंने जितना असेस करा है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट को स्टूल लूज है पेशेंट का, ठीक है, डायरियल इफेक्ट्स हैं पेशेंट के अंदर। ठीक, पेशेंट क्या कर रहा है? डिफिकेशन कर रहा है, स्टूल पास आउट कर रहा है, इनवॉलेंट्री, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री कर रहा है। ठीक, पेशेंट के सलाइवेशन हो रहा है, पेशेंट का क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली सलाइवेशन हो रहा है, पेशेंट का सलाइवा बाहर आ रहा है। ठीक, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है, पेशेंट को डिस्पीनिया है, पेशेंट का हार्ट रेट कितना है दे दिया है आपके सामने, 46 पर मिनट, ब्रेडिकार्डिया, सीवियर ब्रेडिकार्डिया में है पेशेंट, 46 ब्रेथ बीट पर मिनट। पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट इट्स क्वाइट नॉर्मल, 14 है। ठीक है, 12 से 20 नॉर्मल होता है, पहले जनरली 16 से 20 चलता था, 12 से 20 है। ठीक है, प्यूपिल बायलेटरली कंस्ट्रिक्टेड, प्यूपिल डायलेटेड नहीं है, कंस्ट्रिक्टेड है, प्यूपिल बायलेटेड, बायलेटरी कंस्ट्रिक्टेड है, मसल में ट्विचिंग हो रही है, और पेशेंट का यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बायलेटरल क्रैकल साउंड सुनाई दे रही है ड्यूरिंग द ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स। थोड़ा सा समझ लो इसको अच्छे से आप। ठीक है, तो क्या क्या हो गया भाई पेशेंट में? पेशेंट में सलाइवेशन हो रहा है, पेशेंट में सलाइवेशन हो रहा है, पेशेंट में डिस्पीनिया है, पेशेंट इज हैविंग डिस्पीनिया, पेशेंट इज हैविंग ब्रेडिकार्डिया। अपने मन में याद करते रहो क्या क्या था पेशेंट को। पेशेंट में क्या है? ब्रेडिकार्डिया है,
पेशेंट में क्या है, लूज स्टूल है, पेशेंट में लूज स्टूल है। और क्या है पेशेंट में क्या देखा जा रहा है कि पेशेंट का जो स्टूल है वो इनवॉलेंट्री पास आउट हो रहा है, इनवॉलेंट्री पास आउट हो रहा है, स्टूल इनवॉलेंट्री पासिंग आउट। ठीक है, स्टूल इनवॉलेंट्री पासिंग आउट। और क्या देखने को मिल रहा है पेशेंट में, पेशेंट के क्रैकल्स हैं, क्रैकल साउंड है पेशेंट में। किस चीज का क्रैकल है भाई, लंग्स में क्रैकल साउंड प्रेजेंट है पेशेंट के। और क्या है, पेशेंट के मसल ट्विचिंग हो रही है, पेशेंट का मसल ट्विचिंग हो रहा है, पेशेंट का मसल ट्विचिंग हो रहा है। और कुछ बचा है तो वो भी लिख लेते हैं। पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट है, प्यूपिल बायलेटरली डायलेटेड है, प्यूपिल बायलेटरली डायलेटेड नहीं है, सॉरी, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल हमारे यहाँ पे कैसे हैं, कंस्ट्रिक्टेड है, प्यूपिल यहाँ पे कैसे है, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल है। अभी अभी बताया था क्या बोलते हैं हम कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल को, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल को हम बोलते हैं मियोसिस। क्या हो गया है, मियोसिस हो गया है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं। जितने भी साइन सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनसे सीधे सीधे क्या पता चल रहा है, इनसे मुझे जो सीधे सीधे पता चल रहा है और जो अब आपको भी पता लग जाएगा, पेशेंट को कोलर्जिक रिएक्शन हुई है। कौन सी रिएक्शन हुई है, कौन सी रिएक्शन हुई है पेशेंट को, कोलर्जेनिक क्राइसिस लिखो इसे, कोलर्जेनिक क्राइसिस। ठीक, क्लोरोजेनिक क्राइसिस हुआ है, रिएक्शन हुआ है पेशेंट को, सारे के सारे साइन हैं। अब ये अल्टीमेटली यहाँ पे आपने अगर नोटिस करा होगा, यहाँ पे जो नोटिस करा होगा, यहाँ पे लिखा गया है फार्मर, यहाँ पे क्या लिखा गया है, फार्मर लिखा गया है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ओपोइड की पॉइजनिंग है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड की पॉइजनिंग है, आर्सेनिक की पॉइजनिंग है, या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है। तो ये सारे के सारे सिम्टम, पहली बात तो एक फार्मर में है। फार्मर जनरली क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, और पेस्टिसाइड्स में ऑर्गेनोफॉस्फोरस नाम का एलिमेंट कंपाउंड, ये केमिकल होता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे पेशेंट के अंदर, उस फार्मर के अंदर साइन आए हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुआ है, क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। क्या है यहाँ पे, सीधा सीधा किसका केस है भाई, ये सीधा सीधा केस है ये किसका, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुआ है, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का केस है। यहाँ पे क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स सारे के सारे आपके सामने हैं, और ज्यादा क्लासिकल होगा तो ब्रेडिकार्डिया, डिस्पीनिया, सलाइवेशन, और यहाँ पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन था, और उसके बाद प्यूपिल जो कंस्ट्रिक्ट हो गए थे, मयोसिस हो गया था, ये 5 आपके ज्यादातर क्या है, क्लासिकल साइन सिम्टम्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुआ है पेशेंट को। यहाँ पे इसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, आगे और समझेंगे इसको। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ऑर्गेनोफॉस्फोरस का एंटीडोट बताइए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का एंटीडोट बताइए, वो भी बता देते हैं आपको। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस का जो हमारा एंटीडोट होता है, पहले आप इसके भी सुन लीजिए, इस सारे के सारे एंटीडोट बताएंगे। एल्युमिनियम फॉस्फोरेट का एंटीडोट नहीं होता है, आर्सेनिक का हम एंटीडोट बता देते हैं। अगर आपको पता है तो समझ लीजिए, ठीक, अगर आपको पता है तो समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ओपोइड और आर्सेनिक। तो ओपोइड का एंटीडोट अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे ओपोइड का एंटीडोट क्या है, यहाँ पे नैलोक्सोन। ओपोइड का क्या होता है एंटीडोट, नैलोक्सोन ओपोइड का एंटीडोट होता है। आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक का एंटीडोट क्या होता है, 2,3 डेमी कैप्टोप्रोपेनॉल, थोड़ा सा बड़ा है, 2,3 डेमी कैप्टोप्रोपेनॉल, ठीक है, 2,3 डेमी कैप्टोप्रोपेनॉल। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो हमारा एक मेन था, यहाँ पे भाई इसमें क्या देते हैं हम, इसमें देते हैं एट्रोपिन। इसमें क्या देते हैं, इसका एंटीडोट क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का एट्रोपाइन है, बिल्कुल भी मत भूलना। ओपोइड का नैलोक्सोन, आर्सेनिक का 2,3 डेमी कैप्टोप्रोपेनॉल, उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फोरस का क्या है, एट्रोपाइन है। क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया है, सारी चीज जो ऑप्शंस में थी उनके एंटीडोट भी आपको बता दिया गया है। चलिए, इन केस ऑफ पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन, पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन का केस है, विच मसल इज प्रेफरेबल फॉर आईएमएम इंजेक्शन। बहुत सिंपल भाई, सीएचओ लेवल का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, सीएचओ लेवल का क्वेश्चन आ गया है। सीएचओ लेवल का क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, स्पेसिफिक पॉइंट, गोल्डन पॉइंट्स वाला
क्वेश्चन है। ज्यादातर सीएचओ की सीरीज में या फिर सीएचओ के पेपर आप अभी कभी अटेम्प्ट करोगे तो उनमें मिनिमम क्वेश्चंस रहते हैं जो कैसे रहते हैं, आपके कैसे रहते हैं, सिनेरियो बेस्ड रहते हैं। तो वहां पे ज्यादातर सीएचओ में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि भाई सीएचओ लाइनअप का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। कैसे पीडियाट्रिक्स की बात हो रही है, इम्यूनाइजेशन करना है, आईएम इंजेक्शन करना है, प्रेफरेबल मसल की साइट बता दीजिए, सीधा सीधा पूछा है। सीधा सीधा पता है भाई, डेल्टोइड अडल्ट में होती है, डोर्सोग्लूटियल नहीं, वेंट्रोग्लूटियल नहीं, वेस्टस लेटरालिस सबको पता है। आपको नहीं पता तो पता लग गया है, मेमोराइज कर लेना क्या है, वेस्टस लेटरालिस यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे बढ़ने की। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे किसका आ गया है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS। SIDS बहुत कॉमनली पूछी जाने वाली यहाँ पे आपको क्या है, एब्रीविएशन है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। SIDS क्या है, सडन डेथ इन्फेंट सिंड्रोम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सारे ऑप्शन में से हैज लो रिस्क ऑफ सडन SIDS। क्या पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शन में से बेबी को सडन डेथ का जो सिंड्रोम एक डिजीज कंडीशन होती है उसमें सबसे ज्यादा लो रिस्क पे, क्या पूछा है, लो रिस्क पे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा लो रिस्क पे कौन है जिसको ये चीज होगा। ठीक, तो रिस्क पे तो सभी हैं, रिस्क पे तो सभी हैं, सबसे ज्यादा लो रिस्क कौन सा है, बेबी हु स्लीप्स ऑन हिज बैक, बैक पे स्लीप कर रहा है, सुपाइन पोजीशन में बेबी यहाँ पे लेटा हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस बेबी हु हैड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, एक हिस्ट्री है जिसके पास, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस बेबी, एक मदर है जिसका ये बेबी पर्टिकुलरली है जिसकी हिस्ट्री क्या रही है, SIDS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की हिस्ट्री रही है। बेबी विद प्रीनेटल ड्रग एक्सपोजर, हो सकता है कि प्रीनेटल फेज में मदर ने क्या करा हो, मदर ने एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी ली हो, एंट्री साइक्लोवर थेरेपी ली हो, वायरल थेरेपी ली हो, या तो उसने क्या है एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपीज ली हो, तो उसके क्या कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं बेबी पे, तो क्या उसकी वजह से हो सकता है। लास्ट है हमारा बेबी हु इज प्री मैच्योर, प्री मैच्योर यहाँ पे प्री टर्म की बात हुई है, बेबी क्या है प्री टर्म है। तो इनमें से सबसे ज्यादा लो रिस्क पे कौन है, जिसको बेबी को प्री टर्म है, जो बेबी अभी प्री टर्म है उसको क्या कहते हैं, हाई रिस्क है किसका, SIDS होने का। प्रीनेटल ड्रग एक्सपोजर हुआ है मदर का, टेट्राजोनिक इफेक्ट हो सकते हैं, उसको भी रिस्क है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस, जिस मदर की प्रीवियसली हिस्ट्री रही है बेबी को जो SIDS हुआ है तो वो भी रिस्क पे है। एक बेबी जो कि सुपाइन पोजीशन में अपने बैक पे सो रहा है तो उसको कम रिस्क है। अगर प्रोन सोता, यहाँ पे क्या होता कि क्या है एब्डोमेन पे सो रहा है बेबी, मतलब प्रोन सो रहा है, तो हो सकता है सफोकेशन की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से सडन डेथ हो सकती थी। बट यहाँ पे बेबी सुपाइन है, सुपाइन है तो यहाँ पे यही सबसे ज्यादा लो रिस्क पे है, सबसे ज्यादा लो रिस्क पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेबी हु स्लीप्स ऑन हिज बैक, मतलब बेबी इज ऑन द, बेबी इज लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है फोटोथेरेपी फॉर एन इन्फेंट ऑफ एज 90 आवर्स। तो यहाँ पे इन्फेंट की एज जो दी गई है वो आवर्स में दी गई है, कोई बात नहीं है, निकाल लिया जाएगा। ठीक, शुड बी इंस्टीट्यूटेड, पूछा क्या है, फोटोथेरेपी का सवाल है, पीडियाट्रिक का सवाल है, बेबी पे सवाल पूछा गया है। बेबी कितने साल का है, 90 आवर्स का बेबी है। फोटोथेरेपी फॉर एन इन्फेंट ऑफ एज 90 आवर्स, 90 घंटे का बेबी है, उसके लिए फोटोथेरेपी क्या है इंस्टीट्यूट कर दी, कब करी जाएगी, क्या लिखा है व्हेन, क्वेश्चन को इंडिकेट कर देता हूं। फोटोथेरेपी इन्फेंट का एज है 90 आवर्स, शुड बी इंस्टीट्यूटेड व्हेन द टोटल सेरम बिलिरुबिन इज, क्या पूछा गया है यहाँ पे, 90 घंटे का बेबी है, उसको जब फोटोथेरेपी हम स्टार्ट करेंगे तो कब स्टार्ट करनी है, उसका सेरम बिलिरुबिन लेवल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा घुमाने फिरने की जरूरत नहीं है। एक बेबी है 90 आवर्स का, फोटोथेरेपी स्टार्ट होनी है ताकि उसका बिलिरुबिन कम हो सके। बट फोटोथेरेपी 90 घंटे वाले बच्चे में कब स्टार्ट करते हैं, तो बिलिरुबिन कितना होना चाहिए जब हम फोटोथेरेपी पे पहुंचे, 125 mg, 20 mg, 15 mg और 10 mg।
ठीक, अब यहाँ पे पूछा गया है 90 घंटे, तो पहले तो इसको देख लेते हैं। हमारा ये हो गया 24 आवर्स, ठीक, उसके बाद हो गया 48 आवर्स, उसके बाद हमारा हो गया 72 आवर्स, और ये हमारा हो गया 96 आवर्स। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट डे है, ठीक, ये हमारा सेकंड डे है, ये कैसा है हमारा सेकंड डे, ये है हमारा थर्ड डे, और ये हमारा हो गया है फोर्थ डे। ठीक, सिंपल। ठीक, क्या है यहाँ पे 22 आवर्स फर्स्ट डे, 48 आवर्स सेकंड डे, 72 आवर्स थर्ड डे, 96 आवर्स हमारा फोर्थ डे हो गया है। बच्चा कैसा है 90 आवर्स का है, तो मतलब 90 आवर्स का है बच्चा हमारा 3 to 4 डेज का कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं। 3 to 4 डेज यानी कि 3 दिन से भी ज्यादा का है, 6 घंटे और बच्चा 4 दिन का हो जाएगा। ठीक, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आपको एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूं कि अगर 3 से 4 दिन का बच्चा होता है तो क्वेश्चन कभी कभार ये भी आ जाएगा कि भाई ये बताओ कि उसका नॉर्मल बिलिरुबिन कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल बिलिरुबिन की अगर बात करें, एक बच्चा जो न्यूनेट है जिसको अभी 3 से 4 दिन का है, उसका कितना रहना चाहिए, 5 से 6 mg पर डेकालीटर उसका बिलिरुबिन रहना चाहिए। ठीक, बट यहाँ पे बिलिरुबिन नहीं पूछा है, बता दिया है, आगे पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि 3 से 4 दिन के बच्चे में क्या बिलिरुबिन का पैरामीटर रहेगा कि जब फोटोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाए, तो इसका सीधा सीधा यहाँ पे 15 mg है। ठीक, मेमोराइजेशन क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन है, 15 mg रहेगा। तब हम क्या करेंगे, बच्चे का जो कि 3 to 4 डेज का है, एज का है, उसका हम फोटोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। 15 mg यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ न्यूबॉर्न नर्सरी नोट्स, एक न्यूबॉर्न नर्सरी नोट्स दैट 36 आवर्स ओल्ड बेबी इज जॉन्डिस। ठीक, न्यूबॉर्न की नर्सरी थी, वहां पे किसी नर्स ने क्या नोट करा कि एक जो बेबी है जो कि 36 ईयर ओल्ड है, 36 घंटे का बेबी है, उसको क्या है, जॉन्डिस है। डायग्नोसिस दे दिया आपको, क्या दे दिया है, 2 चीजें दे दी हैं, बेबी 36 ईयर ओल्ड है और बेबी को जॉन्डिस है। ठीक, क्या पूछना चाह रहा है, फोटोथेरेपी हैज बीन इनिशिएटेड, बहुत बढ़िया, फोटोथेरेपी भी उसके स्टार्ट कर दी गई है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल बी मोस्ट थेरेपेटिक, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एक्शन का सवाल नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी एक्शन का सवाल नहीं पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन सब में से कौन सा एक्शन नर्सिंग का मोस्ट थेरेपेटिक रहेगा, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, सबसे ज्यादा थेरेपेटिक रहेगा, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, तो प्रायोरिटी नहीं पूछी यहाँ पे। ठीक, तो पहला है मेंटेन अ वार्म एम्बिएंट एनवायरनमेंट, आपको वार्म एनवायरनमेंट बनाना है। हैव द मदर फीड द बेबी फ्रिक्वेंटली, ठीक है, हैव द मदर फीड द बेबी फ्रिक्वेंटली। उसके बाद क्या है, हैव द मदर होल्ड द बेबी स्किन टू स्किन, बच्चे को क्या मदर को क्या बोलना है कि अपने बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में होल्ड करे। लास्ट वन इज द प्लेस द बेबी नेकेड बाय क्लोज सनलाइट विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है भाई लास्ट में कि बच्चे को रखो नेकेड बाय अ क्लोज सनलाइट विंडो, जहां पे एक जो सनलाइट है वो आ रही है, क्लोज विंडो है बट वहां से सनलाइट आ रही है, और बच्चे को नेकेड वहां पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे फोटोथेरेपी स्टार्ट है बच्चे की, 36 घंटे का बच्चा है। इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा एक्शन होगा जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, थेरेपेटिक इफेक्ट देगा बच्चे का जॉन्डिस कम करने में, बच्चे का जॉन्डिस कम करने में। ठीक, तो वार्म एम्बिएंट बनाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए। हैव द मदर फीड द बेबी फ्रिक्वेंटली, होगा क्या इससे क्या होगा, इससे बच्चे का बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन से। अगर मदर कंटिन्यूसली एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बेबी को जिसको जॉन्डिस है, तो क्या होगा, बच्चे का यूरिनेशन से, स्टूल से बिलिरुबिन जो है जॉन्डिस जिसकी वजह से हुआ है वो पास आउट एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, कंसीडर करते हैं। हैव द मदर होल्ड बेबी स्किन टू स्किन, तो यहाँ पे स्किन टू स्किन बच्चे को रखना है। ठीक, बच्चे की फोटोथेरेपी स्टार्ट है, बच्चा फोटोथेरेपी में है, स्किन टू स्किन रखने के लिए नहीं बोलेंगे। प्लेस द बेबी नेकेड बाय अ क्लोज सनलाइट विंडो, तो विंडो के पास नेकेड नहीं लेटाएंगे। 36 घंटे का बच्चा है, इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, प्रोन टू इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, सनलाइट के अंडर में है तो उसका मतलब ये नहीं कि हाइपोथर्मिया नहीं हो सकता। ठीक,
तो यहाँ पे मेंटेन अ वार्म एम्बिएंट एनवायरनमेंट, हैव द मदर फीड द बेबी फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा जा रहा है, हैव द मदर फीड बेबी फ्रिक्वेंटली, जिससे क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बिलिरुबिन बॉडी से बाहर। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है बी, हैव द मदर फीड द बेबी फ्रीक्वेंटली। ठीक, बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा स्टूल और यूरिनेशन के थ्रू। अगला है व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ अ बेबी बोर्न टू वाज ऑन एआरटी ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने एक एब्रीविएशन भी दे दी है, क्या दिया है, एब्रीविएशन है, इसमें क्या है एब्रीविएशन, ART है। अब देखिए एब्रीविएशन समझना और उनको मेमोराइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। ART नहीं पता अगर किसी को तो फिर प्रॉब्लमेटिक है ये उसके लिए क्वेश्चन। अब ART का मतलब क्या है बता देता हूं आपको मैं। यहाँ पे ART का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे ART का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है ये, ART है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। HIV के केसेस में मदर हुआ हैविंग और सफरिंग और हैविंग द HIV उनको ये दिया जाता है। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ अ बेबी बोर्न टू वाज ऑन ART ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट एक बेबी को जो अभी अभी बॉर्न हुआ है उसको मैनेजमेंट क्या दिया जाए। ठीक, और बेबी का क्या उसके साथ में स्पेसिफिकेशन दे दिया है, टू वाज ART ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड, मतलब एंटीनेटर मतलब बेबी के डिलीवरी से पहले वाला जो पीरियड था वहां पे मदर जो है बेबी की वो ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे थी। तो अब बेबी बॉर्न हुआ है तो उसको क्या ट्रीटमेंट आपको देना है, ठीक, क्या आपका मैनेजमेंट देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नेविरापिन फॉर 6 वीक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, नेविरापिन देनी है 6 वीक के लिए। क्या है नेविरापिन अभी बता देंगे। बी क्या है, एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग नेविरापिन फॉर 6 वीक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नेविरापिन फॉर 12 वीक्स, एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग नेविरापिन फॉर 12 वीक्स। यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है, नेविरापिन 6 हफ्ते के लिए दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग है, यहाँ पे भी 6 हफ्ते के लिए दे रहे हैं, बट ये दोनों इन दोनों में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे 12 महीने के लिए 12 वीक्स के लिए नेविरापिन दिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग है और नेविरापिन यहाँ पे 12 वीक्स के लिए दिया जा रहा है। अब ये नेविरापिन क्या है, नेविरापिन हमारा कैसा है, ये भी हमारा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है जो कि सप्रेस करता है बेबी के अंदर कि उसको क्या है, HIV अगर ट्रांसफर हुआ है तो वो सप्रेस हो जाए, क्योंकि मदर को भी HIV था और वो ART थेरेपी पे थी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे थी। तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे नैको आप बोल सकते हैं उसको, नैको जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा केस क्या बोलते हैं उसको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको जो है, उसने क्या है गाइडलाइंस दी थी। क्या गाइडलाइंस दी थी, अगर एक मदर प्रेग्नेंट लेडी HIV है उसको, तो वो ART थेरेपी अगर ले रही है तो जब बेबी उसका बॉर्न होगा तो उसके बाद 6 हफ्ते तक 6 वीक तक उसको नेविरापिन देना है बेबी को, और एक्सक्लूसिवली मदर को बेबी को फीड कराना है। तो अब इसमें से आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के लिए नेविरापिन, एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट नहीं है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नेविरापिन 12 हफ्ते नहीं है, 6 हफ्ते है, एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग नहीं है और 12 हफ्तों के लिए तो नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नेविरापिन फॉर 6 वीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला, किसका क्वेश्चन आ गया है, ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला का क्वेश्चन आ गया है। क्या इसके लिए एब्रिविएशन है, अभी अभी एब्रिविएशन की ही बात हो रही थी, इसकी भी एब्रिविएशन याद कर लेना। ठीक है, एक TEF होता है, TEF क्या होता है हमारा, ट्रांस ईसोफेगल फिस्टुला। एक और होता है टर्मिनोलॉजी, इससे याद आ गई है तो बता दे रहा हूं, टॉफ, TOF। ठीक, ये क्या होता है हमारा, ये होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट या फोलेट भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ट कंडीशन है, 4 हार्ट कंडीशन आती हैं इसमें, जिसको हम टेट्रालॉजी बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4 हार्ट कंडीशन, कंजेनिटल हार्ट कंडीशन आती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बहरहाल अभी हमारी ट्रांसइसोफेगल फिस्टुला TF की
बात हो रही है विच पोजीशन इज प्रीफर्ड। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, टैफ का पेशेंट है, ट्रांसइक्वल फिस्टुला का पेशेंट है, बताइए कौन सी पोजीशन देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, प्रोन पोजीशन देंगे, हेड एंड एलिवेशन एट 30 डिग्री, हेड का एंड जो है पेशेंट का वो एलिवेट कर देंगे 30 डिग्री पे, सुपाइन पोजीशन देंगे या लेटरल पोजीशन देंगे। ठीक, समझ लेना थोड़ा सा इसमें होता क्या है टैफ में, ये हमारे इसमें जो हमारा ईसोफेगस है, जो ईसोफेगस है और जो अल्टीमेटली क्या है, जो अल्टीमेटली हमारा ट्रैकिया जो रहता है उसके बीच का जो कनेक्शन है वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। क्या है, जो कनेक्शन है, जो क्लोजिंग लाइन होनी चाहिए थी, जो आपस में जुड़ना नहीं चाहिए था, बिल्कुल कनेक्शन नहीं होना चाहिए था, क्लोजिंग होनी चाहिए थी, वो आपस में फॉर्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहां पे गैपिंग रह जाती है, वो खुला रह जाता है, वो क्या है, खुला रह जाता है। तो वहां पे खुला रह जाता है, तो अगर ईसोफेगस के अंदर फूड जाता है, पानी जाता है, तो वो ट्रैकिया के अंदर भी चला जाता है, वो ट्रैकिया के अंदर भी चला जाता है। बच्चा जनरली एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट, और उसके बाद सफोकेट होकर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कंटिन्यूस यहाँ पे क्या रखना है, पेशेंट को सुपाइन बिल्कुल नहीं रखना है, प्रोन तो रखना ही नहीं है। ठीक, और यहाँ पे अब बात आती है दो ऑप्शन की कि सर सलाइवेशन हो रहा है, सिक्रेशन होते हैं, तो पेशेंट को हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। बट यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 30 डिग्री पे हेड को एलिवेट करते हैं, जिससे सिक्रेशन डायरेक्टली ईसोफेगस के अंदर ही जाए, जिससे क्या है, ईसोफेगस के अंदर जाए। लेटरल पोजीशन जब दोगे तो लेटरल एक कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो लेटरल पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो है तो 180 डिग्री पे ही। ठीक, तो जब वो ऐसे लेट के देगा तो वहां पे सिक्रेशंस अंदर जा सकते हैं ट्रैकिया के। 30 डिग्री याद कर लो, 30 डिग्री पे क्या करना है, एलिवेट करना है हेड को, जिससे कि सिक्रेशन सारे के सारे ईसोफेगस के अंदर ही जाने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, हेड हैंड शुड बी एलिवेटेड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पे हेड एंड को एलिवेट करना है। चलिए, all of the following are the early signs and symptoms of meningitis except in infant। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि इन सभी में, इन्फेंट में जब मेनिंजाइटिस होती है तो सारे के सारे अर्ली साइन सिम्टम है, एक को छोड़ के। अब बात हो रही है अर्ली साइन सिम्टम की, बात हो रही है अर्ली साइन एंड सिम्टम की। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें साइन एंड सिम्टम कौन कौन से हैं जो इन्फेंट में मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। पुअर फीडिंग, ठीक है, ये साइन सिम्टम होता है। ठीक है, पुअर फीडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि पेशेंट जो बेबी है वो फीड नहीं लेता है। पुअर फीडिंग का ये मतलब नहीं है कि उसको खिला नहीं रहे हैं, बच्चे को फीड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि पुअर फीडिंग का कि बच्चा फीड नहीं ले पाता है, बच्चे को एनोरेक्सिया होता है, बच्चा फीड नहीं करता है, तो पुअर फीडिंग होती है मेनिंजाइटिस में है। उसके बाद आता है वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी, क्लासिकल साइन सिम्टम है, वॉमिटिंग भी होता है, इरिटेबिलिटी भी होती है। ट्रांस्ड फॉन्टेनेल, टेंस्ड फॉन्टेनेल, तो टेंस्ड फॉन्टेनेल तो नहीं होते हैं, टेंस फॉन्टेनेल नहीं होते हैं। टेंस का मतलब है टाइट फॉन्टेनेल्स देखने को मिलेगा, बच्चे में नहीं देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, सॉफ्ट फॉन्टानेल देखने को मिलेगा बेबी में मेनिंजाइटिस के। वॉमिटिंग भी होगी, हाई पिच क्राई होती है, इरिटेट होता है पेशेंट, बच्चे को क्या है, उसकी मेम्ब्रेन, उसकी मेनिंजेस इरिटेट होती है, पेन होता है पेशेंट को, फीवर होता है, सीवियर फीवर होगा, मतलब पेशेंट जो है हमारा यहाँ पे इन्फेंट है वो क्या करेगा, हाई पिच क्राई करेगा, बहुत तेज तेज रोएगा। तो यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे साइन सिम्टम है, बट टेंस फॉन्टेनियल तो होते ही नहीं है। अर्ली साइन सिम्टम की बात ही खत्म हो गई, ये हमारा सिम्टम ही नहीं है, ये हमारा इन्फेंट का मेनिंजाइटिस का सिम्टम ही नहीं है भाई। सॉफ्ट फॉन्टेनियल होते हैं, तो ये हमारा सीधे सीधे क्या आंसर हो जाएगा, टेंस फॉन्टेनियल एक्सेप्ट की बात हमारा की गई थी। पूछा गया था कि सारे के सारे अर्ली साइन सिम्टम में एक्सेप्ट वन, तो ये तो हमारा साइन सिम्टम है ही नहीं। उसके बाद है व्हाट इज द टारगेटेड ऑक्सीजन सैचुरेशन इन बोथ प्री टर्म एंड टर्म यूनिट्स रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, क्या पूछा है, प्री टर्म है और क्या है, टर्म यूनिट्स है। एक प्री टर्म है जो समय से पहले हुआ है, एक है हमारा टर्म जो कि परफेक्टली हमारा जेस्टेशन वीक में हुआ है। ठीक,
अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या पूछा गया है कि टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए, टर्म और प्री टर्म के लिए कितना टारगेट ऑक्सीजन रखना है आपको सैचुरेशन, 81 से 92%, 91 टू 95%, 95 टू 100% या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्या है 95 टू 100% नहीं रखते हैं, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के चांसेस होंगे। 81 टू 92% नहीं रखेंगे, प्री टर्म है क्योंकि हमारे पास 91 टू 95% बिल्कुल करेक्ट है, नन ऑफ द दीज नहीं है। सीधा सीधा आंसर है यहाँ पे, सीधा सीधा आंसर क्या है हमारा यहाँ पे 91 टू 95% आंसर होने वाला है फॉर प्री टर्म एंड टर्म इन केस ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। चलिए, व्हाट इज द वेट फॉर हाइट, जेड स्कोर और एसडी ऑफ म्यूवैक। म्यूवैक क्या है यहाँ पे बता दिया जाएगा। देखिए एब्रीवेशंस को याद करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा पेपर, ये सारा के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे आपके नॉर्थ सेट नर्सिंग ऑफिसर में। तो आप समझ लीजिए कि इसलिए मैं बोल रहा था कि जिस रास्ते पे, जिस राह पे आप चलने वाले हो, अभी जो इस साल का आप जो नॉर्थ सेट अभी अपकमिंग आप देने वाले हो, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इस क्लास का फायदा आपको क्या होने वाला है, आपको पता चल जाएगा, आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चंस, कैसे एमसीक्यू उसको यू गोना फेस इन योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, पर्टिकुलरली फॉर द नॉर्थ सेट। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एब्रीविएशंस कितना ज्यादा पूछा जा रहा है, वही मैं यहाँ पे आपको बताना बस चाह रहा था। ठीक, तो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है भाई, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट का जेड स्कोर या फिर एसडी। एसडी क्या है यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे, और यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूं पहले आप लोगों के लिए। एसडी क्या है यहाँ पे हमारा और म्यूएक क्या है। एसडी तो है हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, और यहाँ पे ये हमारा बात करते हैं ये म्यूएक की, तो ये हमारा क्या है, म्यूएक है हमारा, ये है हमारा मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म का सरकमफेरेंस मतलब क्या है इसका, सीधा सीधा कि हमारा जो ये जो अपर आर्म है ये वाला, इसका मिड जो है, मिड सरकमफेरेंस कितना होगा। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये सीधे सीधे पूछा गया है। ठीक है, किसमें पूछा गया है ये सारी चीजें, फॉर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक, यहाँ पे पूछा गया है वेट फॉर हाइट का जेड स्कोर या फिर एसडी ऑफ म्यूएक, मतलब क्या पूछा है, या तो आप ये बता दीजिए वेट फॉर हाइट का जेड स्कोर इनमें से, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस का, किसमें, एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बेबी में, इन्फेंट में जनरली होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ चार्ट, जो कि एक ग्रोथ चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है सारी बुक्स में। ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या बताना है इनमें से आपको कि भाई या तो आप वेट फॉर हाइट का जेड स्कोर बता दो इसमें से, ठीक, या फिर एसडी बता दो किसका, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस का, दोनों ही जनरली सेम होते हैं इसलिए और लगा दिया है बीच में, दोनों सेम होते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं आपको, मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन सामने आपके रखने वाला हूं मैं यहाँ पे। ठीक, तो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जनरली पूछे जाते हैं वो। ठीक, जनरली पूछे जाते हैं तो समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि अगर पूछा जा रहा है वेट फॉर एज, और या फिर पूछा जा रहा है वेट फॉर हाइट, या फिर पूछा जा रहा है हाइट फॉर एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि वेट एज के अकॉर्डिंग कितना है, वेट हाइट के अकॉर्डिंग कितना है, हाइट एज के अकॉर्डिंग कितना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप टर्मिनोलॉजी याद रखना कि भाई यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि बच्चे का वेट कम है, कैसे, एज के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट कम है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है वो अंडरवेट है, अब पूछा जाए आपसे कि वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग कम है बच्चे का,
हाइट जितनी होनी चाहिए थी उतना क्या है, बच्चे का क्या नहीं है, वेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे वेस्टिंग हुई है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, यहाँ पे वास्टिंग बोल लो या वेस्टिंग बोल लो, किसकी, मसल की। अब पूछा जाए कि हाइट कम है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, तो भाई हाइट नहीं बढ़ी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, तो बच्चे की स्टंटिंग हो गई। क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, स्टंटिंग। बच्चे में क्या देखने को मिला है, बच्चे में क्या देखने को मिला है आपको, स्टंटिंग बच्चे में यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ठीक, चलिए अब वापस आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, वापस आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमको वेट फॉर हाइट का जेड स्कोर बताना है और एसडी किसका बताना है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस का। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये चार्ट को मेमोराइज करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग वेट फॉर हाइट जेड स्कोर या फिर एसडी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे -2 SD होता है, यहाँ पे -2 SD होता है, यहाँ पे -2 SD देखने को आपको मिलेगा। तो याद करना, चार्ट जाके देख लेना अच्छे से, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे किसके लिए पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था आपका वेट फॉर हाइट पे। हो सकता है कि हाइट फॉर वेट पूछा जाए, फॉर एज पूछा जाए। ठीक, तो सारा का सारा पूरा चार्ट अच्छे से स्टडी करना है। ठीक, तो अच्छे से स्टडी करेंगे तो अगर मेमोराइजेशन करेक्ट है, अगर आपको पता है, सिंपल सिंपल यहाँ पे सीधा सीधा आंसर था, सीधा सीधा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर था कि -2 SD या उससे कम। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ अ चाइल्ड हैज डन रूटीन इम्यूनाइजेशन, एक चाइल्ड है जिसका रूटीन इम्यूनाइजेशन हुआ है, किस चीज का इम्यूनाइजेशन हुआ है, डीपीटी का इम्यूनाइजेशन हुआ है, डीपीटी का इम्यूनाइजेशन हुआ है, गिविंग इंजेक्शन। ठीक, आफ्टर गिविंग इंजेक्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टाइफॉइड, किसका, डीपीटी। ठीक है, सॉरी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। ठीक है, तो डीपीटी हमारा इंजेक्शन दिया, द चाइल्ड डेवलप्स फीवर, चाइल्ड को क्या हुआ, फीवर हो गया, स्वेलिंग हो गई। कहां पे स्वेलिंग हो गई भाई, ओवर द वैक्सीनेशन साइट, जहां पे वैक्सीन लगाया गया था। देन नर्स गिव व्हाट एडवाइस टू पेरेंट्स, क्या एडवाइस देना चाहिए अब एक नर्स को पेरेंट्स में जिसके बच्चे को फीवर हो गया है, उसका जहाँ पे वैक्सीनेशन साइट लगा था वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ गया है, डीपीटी की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है। पहला क्या है, इट इज नॉर्मल रिएक्शन, नथिंग टू डू, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, कुछ नहीं करना है। इट इज माइल्ड रिएक्शन, एडवाइस टू कॉल द डॉक्टर, माइल्ड रिएक्शन हुआ है, एडवाइस करेगा नर्स पेरेंट्स को कि डॉक्टर को बुलाए या खुद बुलाएगा। टेल टू विदहोल्ड नेक्स्ट डोज ऑफ डीपीटी, क्या है यहाँ पे, वो क्या बोल रहा है कि भाई हमारा नेक्स्ट डोज जो है डीपीटी का, ठीक, उसको होल्ड कर लीजिए आप। रेफर द चाइल्ड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, चाइल्ड को ईएमडी भेज दीजिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेफर कर दीजिए। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डीपीटी का जो वैक्सीनेशन लगा है उसकी वजह से साइट पे स्वेलिंग हुआ है और पेशेंट को हल्का सा फीवर आया है। क्या लिखा है भाई यहाँ पे, डेवलप्स फीवर। तो चिंता की कोई बात नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है एक वैक्सीनेशन का, जिसमें फीवर डेवलप होता है और हल्का सा स्वेलिंग हो जाता है साइट पे। इट इज अ क्वाइट नॉर्मल फाइंडिंग, इट इज नथिंग टू डू, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पेरेंट्स को आप बताएंगे, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल फाइंडिंग है। इस सिनेरियो इन ऑप्शंस के हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट द एसपीओ लेवल इन न्यूबॉर्न इन फर्स्ट 5 मिनट्स, क्या पूछा है, सैचुरेशन लेवल पूछा है ऑक्सीजन का एक न्यूबॉर्न में, जो कि उस न्यूबॉर्न को अभी 5 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द एसपीओ2 पूछ रहा है वो कि कितना रहना चाहिए इसमें से एक न्यूबॉर्न में इन फर्स्ट, उसकी लाइफ के पहले 5 मिनट में कितना एसपीओ2 का सैचुरेशन होना चाहिए यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 60 to 65 नहीं होगा,
70 to 75 कम हो जाएगा, 90 to 95 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? अभी 5 मिनट में ही उसको ऑक्सीजन लगानी है, अभी अभी न्यू बॉर्न डिलीवरी हुई है, अभी अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, तो ये ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। 80 to 85 इज एवरेज। तो हम यहाँ पे किसकी तरफ जाएंगे? 80 to 85 की तरफ यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइट वेलोसिटी इन चिल्ड्रन एज्ड 2 to 10 ईयर्स। डायरेक्ट सिंपल मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे? इन सब में से, सारे ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हाइट वेलोसिटी है? हाइट वेलोसिटी मतलब रेट, यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ हाइट, रेट ऑफ हाइट डेवलपमेंट, रेट ऑफ हाइट डेवलपमेंट, रेट ऑफ हाइट डेवलपमेंट पूछा है यहाँ पे। इन सब में से कौन सा सही है? कितने साल के बच्चे में? 2 से 10 साल के बच्चे में 8 to 18 सेंटीमीटर पर ईयर, 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर, 2 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर, 6 to 8 सेंटीमीटर पर ईयर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। 4 to 6, यस करेक्ट, 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर आपका यहाँ पे रहने वाला है। किस बच्चे के लिए? 2 से 10 साल के बच्चे के लिए जो हाइट वेलोसिटी है, स्पीड है हाइट की पर ईयर, 4 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन एन इन्फेंट। ठीक, लग गया है यहाँ पे नॉट, यहाँ पे क्या लगा दिया गया है? यहाँ पे कहाँ है भाई? नॉट लगा दिया गया है, एक्सेप्ट वाला हो गया है क्वेश्चन। अब अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन, इनमें से कौन सा साइन नहीं है डिहाइड्रेशन का? किसमें? इन्फेंट में। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है, इन्फेंट को डिहाइड्रेशन होगा तो इन चारों में से कौन सा साइन आपको उसमें देखने को नहीं मिलने वाला है? तो पेरिएनल एक्सक्रोक्रेशन क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें एनल एरियाज में, एनल एरिया में क्या होता है? एब्रेजन्स हो जाते हैं, लीजन्स हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है। तो अगला क्या है? डिलेड स्किन पिंच। स्किन पिंच यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्किन पिंच से रिलेटेड है। ये आपसे क्या बताना चाह रहा है? ये स्किन टर्गर के बारे में आपसे बताना चाह रहा है, जो कि हम कैसे चेक करते हैं डिहाइड्रेशन पेशेंट में। हम लोग चेक करते हैं स्किन को पिंच करके, जो हम चेक करते हैं डिहाइड्रेशन। तो अगर वो रिट्रैक्ट जो है स्किन वापस अपनी जगह पे डिले हो रहा है तो डिहाइड्रेशन है पेशेंट को। तो ये तो ठीक है, ये तो हम डिहाइड्रेशन चेक करेंगे इन्फेंट का ऐसे ही, और ये साइन है डिलेड स्किन पिंच, मतलब ये हमारा क्या हो गया? बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन का साइन है। उसके बाद सी क्या है? ड्राई माउथ, तो ये भी हमारा क्या है? डिहाइड्रेशन का साइन है। ड्राइंग ऑफ टीयर, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ डिहाइड्रेशन। बट ये पेरिएनल जो लिखा है, एक्सक्रोरेशन जो लिखा है, जो एब्सिस हो जाते हैं वहां पे, कहां पे? एनल एरिया में, तो उसका डिहाइड्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। नॉट का सवाल था, सीधे सीधे यहाँ पे आंसर बन चुका है पेरिएनल एक्सक्रोशन। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? ए यहाँ पे आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेबी एट 3 years, a baby at 3 years will be considered for having developmental delay if he or she, डेवलपमेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। बेबी कितने साल का है भाई? 3 साल का बेबी है। विल बी कंसिडर्ड फॉर हैविंग डेवलपमेंटल। ठीक, एक 3 साल का बच्चा डेवलपमेंटल डिले कब माना जाएगा? इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है कि बच्चा अगर वो कर रहा है तो वो उसको माना जाएगा कि भाई इसके अंदर डेवलपमेंटल डिले हो गया है, इसके अंदर क्या हो गया है? डेवलपमेंटल डिले हो गया है। तो पहला है, बच्चा कितना है? 3 साल का है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है हमारा, बच्चा कैन नॉट हॉप ऑन 1 foot, दैट बेबी कैन नॉट हॉप ऑन 1 foot। हॉप का मतलब क्या होता है? एक टांग पे कूदना, एक के बाद स्टेप लेना एक टांग पे। 3 साल का बच्चा अगर ये नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैन नॉट कैच बॉल रिलायबली, रिलायबली का मतलब क्या है? कि एक बच्चा पकड़ नहीं पा रहा है बॉल रिलायबली, रिलायबली मतलब अच्छे से, बार बार, रिलायबल तरीके से, कि हर बार पकड़ लेगा, तो पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक, यहाँ पे
कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बात आती है कैन नॉट होल्ड स्पून इफेक्टिवली, बच्चा जो है 3 साल का जो है वो स्पून नहीं पकड़ पा रहा है, बच्चा 3 साल का इफेक्टिवली स्पून नहीं पकड़ पा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। 3 साल का बच्चा स्पून नहीं पकड़ पा रहा है इफेक्टिवली, ठीक, तो इसको अभी के लिए हम होल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल डिले दिख रहा है। कैन नॉट कॉपी अ स्क्वायर, एक 3 साल का बच्चा स्क्वायर को कॉपी नहीं कर पा रहा है। स्क्वायर का मतलब सीधे सीधे यहाँ पे है स्क्वायर, ठीक। तो ये जनरली क्या है, ध्यान से लिख लेना, ये जनरली क्या है, ये 4 साल में देखने को मिलता है, 4 इयर्स ऑफ एज में देखने को मिलेगा, जहां पे बच्चा कॉपी करेगा स्क्वायर, ठीक। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 4 साल में होता है, बच्चा 3 साल का है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक बेबी जो 3 साल का है, जो कि एक चम्मच कैन नॉट होल्ड स्पून इफेक्टिवली, तो उसमें क्या है, उसमें डेवलपमेंटल डिले दिख सकता है। उसमें क्या दिख सकता है भाई, डेवलपमेंटल डिले दिख सकता है, जो बच्चा इफेक्टिवली स्पून को होल्ड नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, अप टू विच एज हाइट ऑफ द चाइल्ड इज मेजर्ड इन लाइंग डाउन पोस्चर, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि कितनी एज तक एक चाइल्ड की जो हाइट जो नापते हैं हम, जो मेजर करते हैं हम, वो हमारा कब तक करते हैं। मतलब हम बच्चे को लिटाल के जो लेंथोमीटर होता है हमारा, बच्चे को लिटाल के जो लेंथोमीटर होता है हमारा, ठीक, ये जो लेंथोमीटर होता है हमारा, इस पे हम बच्चे को क्या करते हैं, इस पे हम बच्चे को जब लिटालते हैं, तो मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में क्या है, कब तक हॉरिजॉन्टल वे में अल्टीमेटली बच्चे का लेंथ नापते हैं, उसका एज पूछा है। मतलब तब तक हम उसका लेंथ को क्या करेंगे, मेजर करेंगे इस एज तक, और उसके बाद वो किस पे टर्न हो जाएगा, वो वर्टिकल लेंथोमीटर पे हो जाएगा, जो हम लोग अक्सर जो अडल्ट में यूज करते हैं, खड़े होके हम जो अपनी हाइट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे है 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। तो यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट है, यहाँ पे 24 मंथ, मतलब कि यहाँ पे क्या है भाई, 2 इयर्स का जब बेबी हो जाएगा, उसके बाद से उसकी जो हाइट मेजर होती है, जो हाइट का मेजरमेंट होता है, वो वर्टिकल होता है। वो कैसा हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। कब, 2 साल के बाद, 24 महीने के बाद, 24 मंथ्स के बाद। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 24 मंथ्स, यहाँ पे सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है क्वेश्चंस में, सारे ऑप्शन में, ठीक, उन चीज़ों को आप नोट कर रहे हो, उन चीज़ों के आप पॉइंट्स बना रहे हो, क्योंकि इन क्वेश्चन से तो आने वाला डायरेक्ट नहीं है अब एमसीक्यू, उसके आसपास, इसके आसपास की इंफॉर्मेशन से आ सकता है। तो आई होप आप सारी की सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं, यू आर एंजॉइंग द वीडियोज, यू आर एंजॉइंग द कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता बिल्कुल आपके पास दौड़ी ही चली आएगी। बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नहीं तोड़नी है, रोज को आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, रोज नए नए कॉन्सेप्ट समझने हैं, रिटेनमेंट करना है, मेमोराइज करना है, एब्रीविएशंस पे ध्यान देना है। जल्दी ही आपका अगला वीडियो रिलेटेड टू PYQ नॉर्सेट, इसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड आई एम साइनिंग आउट।